मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर रिजवान, रिजवान जाई, शाहिद हारिस, हारिस रिजवान, हारिस रिजवान, रिजवान जाई, अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकान हो, 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। अच्छा दूसरी यो व्हाट्सअप, तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है। थोड़ा टाइम हो गया ठाकुर, मेरे हिसाब से काफी कुछ लफड़े चल रहे हैं भाई इधर। तो कभी मेरा फोन खराब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हो सकता है ये स्टैंडर्ड वीडियो से इसकी एडिटिंग थोड़ी सी, हालांकि एडिटिंग के नाम पे कुछ खास करता भी नहीं मैं, बट हो सकता है अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो इसीलिए शायद थोड़ा कंटेंट उधर कम है। बट वो सब हटाते हैं, फालतू के लोगों को बीटी नहीं देते हैं, अपने सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम लोग बात क्या करने वाला है ठाकुर, आज सिंपल चीजें रखेंगे। मैंने सोचा था कि मैच वाइज मैच अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कुछ कंटेंट एक्चुअली में रहता नहीं, प्लस इररिलेवेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। जो आने वाला नॉकआउट मैचेस है, जो हमारे सेमीफाइनल्स है, उसमें इंडिया क्या कर सकती है, जो जाने वाली 4 टीमें वो क्या कर सकती है। और मैं स्पेसिफिकली अफगानिस्तान की राइस की और इंग्लैंड के डाउनफॉल की बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया हमने दोनों टीम को, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक टीम डाउनफॉल में गई है, एक टीम प्राइज में गई है। अब पाकिस्तान के डाउनफॉल की क्यों बात नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान का डाउनफॉल हो चुका है। ठीक है, डाउनफॉल हो नहीं रहा है, वो हो चुका है। अब पाकिस्तान बस इतना मूवमेंट दूर है कि वो नेक्स्ट वेस्ट इंडीज या फिर जिम्बाब्वे बन जाए। ठीक है, वो जस्ट मिलीमीटर्स है। लेकिन इंग्लैंड उस राह पे निकल पड़ा है जो आज से 4 साल या 5 साल पहले पाकिस्तान थी। आई होप तो हम लोग बात करेंगे उस बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में बात करना चाहते हैं। इंडिया में मेरे को लगता है अपने लास्ट टाइम एक बंदे के बारे में उतना अच्छे से बात नहीं किए थे, वो था श्रेयस अय्यर। तो इंडिया ने बेसिकली अपने बैक टू बैक तीनों के तीनों क्या कहते हैं मैचेस जीत लिए चैंपियंस ट्रॉफी के, विच वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। आज का भी न्यूजीलैंड का मैच जीत लिया। मेरे को मैं ऑनलाइन थोड़े रिएक्शंस दिख रहा था, लोग बड़े वियर्ड से रिएक्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया क्या खेल रही है वगैरह वगैरह। तो मेरे को मैं एक्सपेक्टेड था, अगर किसी ने यूएई दुबई में मैचेस देखे, आईपीएल देखे, तो उनको पता है विद टाइम पिचेस स्लो होती है, जितने कम स्कोर होते जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रो श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर ने जो इतने टाइम के बाद इंडिया टीम को एक नंबर 4 पे स्टेबिलिटी दी है, मेरा ये आर्गुमेंट है कि लोग उसको उतना हाईलाइट नहीं दे रहे हैं या उसको उस लेवल का क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज उसके कुछ वीकनेस थे जो मेरे हिसाब से उसने पूरे कर दिए। मैं एक रिसेंटली एक स्टैट चेक कर रहा था, तो 62 इनिंग्स के बाद एज एन ओपनर, अगर मतलब एज एन नॉन ओपनर, मतलब बिना कोई ओपनिंग पोजीशन के 62 इनिंग्स के बाद विवियन रिचर्ड्स से सबसे ज्यादा रन मारे थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर था, उसके बाद केन विलियमसन, वंडर डुसेन, जो रूट, पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन। मतलब ये सब कैसे नाम से कि मतलब लेजेंड्स है। इसमें से मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे ही लेजेंड्स हैं। उसमें से एक श्रेयस अय्यर है जो सेकंड नंबर पे से विवियन रिचर्ड्स के बाद है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं है ना, हम लोग इस बंदे को उस लेवल का क्रेडिट नहीं दे रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आगे चल के शायद विविन रिचर्ड्स लेवल पे जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया वो, लेकिन पॉइंट है कि भाई उसको उस लेवल का क्रेडिट नहीं मिल रहा। जिस स्ट्राइक रेट से और जिस कंसिस्टेंटली इससे इसने रन मारे हैं, उसको रन नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ तो श्रेयस अय्यर पे थोड़ी बात करें। तो भाई श्रेयस अय्यर पे मैं बात उस टाइम से करना चाहूंगा जब एक श्रीलंका के सामने शायद 3 मैच की एक वनडे सीरीज थी वर्ल्ड कप 2019 से पहले या उसके थोड़ा सा पहले, जहां पे विराट कोहली रेस्टेड था। ठीक है, विराट कोहली नहीं खेला था और नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर को मौका मिल रहा था। और उस 3 मैच में से शायद श्रेयस अय्यर ने 2 मैच में हाफ सेंचुरी मारी थी। तो तब से मुझे श्रेयस अय्यर में ये पोटेंशियल दिखता है कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो भारत के मिडिल ऑर्डर्स ना बहुत लंबे टाइम के लिए सर्व कर सकता है। उसके बाद वो वाला पीरियड आता है पोस्ट कोविड वाला, जहां हम 2023 के वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे थे। और उस प्रिपरेशन के दौरान भी जो भी हमारी उसके पहले की जो सीरीज हुई थी, उसमें हमने देखा कि श्रेयस अय्यर के अच्छे परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी और अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद हम एज अ नंबर 4 श्रेयस अय्यर को 2023 के वर्ल्ड कप में लेके गए थे। अब 2023 के वर्ल्ड कप में नंबर 4 इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि 2019 का जो वर्ल्ड कप हम हारे थे सेमीफाइनल में, उसका सबसे बड़ा एक रीजन था कि हमारे पास नंबर 4 का कोई कंसिस्टेंट बैटर था ही नहीं। वो सबको पता है कि विजय शंकर, अंबाती रायडू वाला जो भी सिनारियो हुआ है। लेकिन उसके बाद से इस बार के वर्ल्ड कप में एक चीज जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी, वो थी नंबर 4 की पोजीशन। और नंबर 4 की पोजीशन पे श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग करी है, वैसी बैटिंग मेरे ख्याल से मैंने मिडिल ऑर्डर्स में नंबर 4-5 में वर्ल्ड कप में देखी ही नहीं थी इंडिया के किसी भी बैट्समैन से। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो उसको बैक करने के लिए श्रेयस अय्यर के जो वर्ल्ड कप 2023 का जो स्टैट्स है वो मैं रीड आउट कर देता हूं कि 11 मैच 11 इनिंग्स, ठीक है, 3 बार नॉट आउट रहा था श्रेयस अय्यर, 530 रन, ठीक है, 530 रन, हाईएस्ट ऑफ 128, 66.25 का एवरेज,
66.25 का एवरेज, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है इस नंबर पे, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो, नॉट आउट रहते हो। 11 में से 3 ही बार नॉट आउट रहा है वो। सबसे बड़ा जो ऐसे बोलते हैं ना पॉइंट, वो है 113 की स्ट्राइक रेट। तो जिस स्ट्राइक रेट से वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है, 113 की स्ट्राइक रेट से नंबर 4 पे, ऐसा भी नहीं कि वो पावर प्ले में आ रहा है या डेथ ओवर्स में आ रहा है। उसने बहुत बहुत ज्यादा स्टेज ऑन फायर कर दिया था भाई। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो भी सिनारियो हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद ये जो रिसर्जेंस फिर से श्रेयस अय्यर का मुझे देखने मिल रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि श्रेयस अय्यर अपना जो पोटेंशियल है वो प्रूफ कर रहा है कि हाउ ही कैन प्ले पेस वेरी वेल। और स्पिन बैशर तो वो पहले से ही है कि स्पिन को कितना अच्छे से वो खेलता है, सब जानता है। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स आफ्टर 62 इनिंग्स, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 62 इनिंग्स कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैचेस होते हैं। और सबके सब नॉन ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर ने किसको पीछे किया है? केन विलियमसन, केविन पीटरसन एंड सर विविन रिचर्ड्स। चलो विविन रिचर्ड्स को हम हटा देते हैं। केविन पीटरसन, केन विलियमसन एंड श्रेयस अय्यर, ये लोग कह सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में लोग ने क्रिकेट खेली है, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मेरे को श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा पसंद कब आया था। मैंने इसको एक्चुअली में दिल्ली, मैंने अंडर 19 में इसके मैचेस देखे थे, लेकिन मेरे को मेरे दिमाग से हट गया था वो बंदा। मैंने इसको दिल्ली कैपिटल्स, मतलब दिल्ली डेयरडेविल्स थी उस टाइम पे, उस टाइम से मैंने इसको फॉलो करना चालू किया। और मुझे ये पसंद इसीलिए था, अगेन स्पिन बैशर, अगेन कोई जनरली स्पिन को अच्छा करता है, मेरे को पर्सनली उसकी तरफ अट्रैक्शन आता है। और वो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब बहुत अच्छी से ज्यादा वो बहुत अच्छा पार्ट टाइम था श्रेयस अय्यर, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम श्रेयस अय्यर ने कंप्लीटली बंद कर दिया है। लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन श्रेयस अय्यर एक्चुअली में मोर देन डिसेंट ऑफ स्पिन डाल लेता था। बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, फील्डर है। लेकिन वो उसके साथ जो एक और श्रेयस अय्यर पे बात करना चाहता हूँ, जो श्रेयस अय्यर की सबसे, क्या बोलते हैं यार, बहुत अच्छी बात है जो मेरे को लगता है रिसेंट टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, वो थी स्पिन के अगेंस्ट खेलना। तो प्रॉब्लम नहीं है, स्पिन के अगेंस्ट बहुत सारे अच्छे बैटर्स, लेकिन जो स्ट्राइक रोटेशन, मैं जो यहाँ स्ट्राइक रोटेशन की बात करना चाहता हूँ, श्रेयस अय्यर का सिंस 2023 में उसने 1136 रन मारे हैं अगेंस्ट स्पिन, और 41% खाली डॉट बॉल है, जो बहुत, मतलब तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर क्रिकेट खेलने जा रहा है तो भाई स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वनडेज में, है ना। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था वो वहाँ कैप्टन किया था। अच्छा, जूम इन कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो ये बेसिकली खाली स्पिन नहीं है, बेसिकली मिडिल ओवर्स के मेरे हिसाब से जितने रन है cricket.com के साइड से है, तो 41% डॉट बॉल परसेंटेज है। और उससे बेटर सिर्फ एक बंदा है, वो है हेनरिक क्लासन। एवरेज कमाल की है श्रेयस अय्यर की, स्ट्राइक रेट तो और कमाल का है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना, बेसिकली उससे ऊपर सिर्फ एक ही बंदा है, हेनरिक क्लासन, जो क्या कह सकते हैं यार, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। लेकिन मैं एक और चीज पे यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो श्रेयस अय्यर के साथ सिचुएशन है। क्यों मैं श्रेयस अय्यर या इस टाइप के बंदों को ये बोलना चाहता हूँ कि तुमको क्या पता था कि वो मिडिल ओवर ऑर्डर में वो एक्चुअली में इंडिया लेवल पे compete नहीं कर रहा है, वो पास्ट के लेजेंड्स को बीट कर रहा है। फिर भी सिर्फ 3 मैच पहले तक श्रेयस अय्यर के ऊपर तलवार लटक रही थी कि वो शायद खेलेगा नहीं। अगर विराट कोहली एक्चुअली में इंजर्ड नहीं होता तो बहुत चांसेस है कि श्रेयस अय्यर शायद खेल भी नहीं रहा था। देख, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी टेस्ट मैचेस में इशू हुए, ठीक है, अब उसकी क्लैरिटी कुछ नहीं। कुछ लोग श्रेयस अय्यर के साइड से ये स्टोरी कि उसको एक्चुअली में बैक का प्रॉब्लम था, और एक साइड ये स्टोरी है कि भाई वो खेलना नहीं चाहता था टेस्ट मैच। तो मुझे नहीं लगता क्यों क्यों नहीं खेलना चाहेगा कोई टेस्ट मैच। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कंसिस्टेंटली रन मिल रहा है, मतलब यहाँ तक रन मिल रहा है कि अगर वो बंदा अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका आउट ऑफ द पोजीशन खिला रहे ताकि वो जस्ट खेल ले। वेरे श्रेयस अय्यर, उसको जो भी लिमिटेड चांसेस मिले उसने हर जगह परफॉर्म किया। तुम लोग ये नहीं मानोगे, बहुत लोग ये बोलते हैं कि श्रेयस अय्यर ना होम ट्रैक बुली है। चलो मान लिया, उसके न्यूजीलैंड में 70 की एवरेज है। न्यूजीलैंड में ओडीआई खेलते हुए 70 की एवरेज है, 6 ओडीआई खेला, तो इट्स अ डिसेंट नंबर। अब मैं एक बार है ना, बहुत टाइम पहले जेरोड किम्बर की एक वीडियो देख रहा था जहां पर श्रेयस अय्यर की बात कर रहा था। देखो, इस प्लेनेट में ऐसा कोई बैटर नहीं है जो कंप्लीट बैटर है जिसका है ना कोई भी चीज के अगेंस्ट इशू नहीं है। श्रेयस अय्यर का भी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट इशू था, लेकिन शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उसका एकदम क्या बोलते हैं, सुरेश रैना टाइप भी इशू नहीं था कि उसको खेलना ही नहीं आता है। वो उसकी मिस्टेक थी। लेकिन हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से प्लान आउट कर सकते थे कि शॉर्ट बॉल या पेस अटैक, जो भी पेसर थे उसके आसपास के बैटर्स खेले और वो स्पिन बैशर की तरह निकले। लेकिन एक चीज मुझे श्रेयस अय्यर की जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो पहले भी अच्छी लगी थी, भाई बंदा जब उसको टीम से निकाला, जो प्रोसेस है, वो बंदा गया डोमेस्टिक में, उसने रणजी में फोड़ा, उसने सैयद मुश्ताक अली में फोड़ा, उसने अपना विजय हजारे में फोड़ा, उसको जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली उसने वहां जाके फोड़ा। अब जब वापस इंडिया टीम में आया उसने आके भी फोड़ा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स को वो चांसेस नहीं मिलते हो या वो लिबर्टी नहीं मिलती जो बाकियों को मिलती है, और वो ये चीज को पता थी और उसने ये फोड़ दिया। मेरा मेरा ये पॉइंट है पूरा का पूरा। तेरा इसमें क्या थॉट्स है, इस चीज में तेरे को क्या लग रहा है कि श्रेयस अय्यर क्यों, जहां हमने युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स को देखा, पास्ट में विराट कोहली खेल चुका है नंबर 4 पे, श्रेयस अय्यर ने क्या अलग किया कि वो इतने बड़े मार्जिन से लोगों को पीछे कर रहा है?
देख जो नंबर 4 की पोजीशन है जनरली उसमें होता ये है कि आपके लिए पावर गेम जो श्रेयस अय्यर के पास है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। लेकिन जो एक चीज़ तूने पॉइंट आउट करी स्ट्राइक रोटेशन की, तो जैसे तू युवराज सिंह की बात कर रहा है या फॉर एग्जांपल विराट कोहली की बात कर रहा है, तो हमने कई स्टैट्स आईपीएल के भी देखे हैं और ओडीआईस के भी देखे हैं जब विराट कोहली स्पिनर्स के सामने स्ट्राइक रोटेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो श्रेयस अय्यर के लिए कहीं न कहीं एक एडेड एडवांटेज है कि श्रेयस अय्यर स्पिन को इतना अच्छा खेलता है और स्पिन में भी ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है कि यार मैं ऑफ स्पिन अच्छा खेल रहा हूँ लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फँस रहा हूँ। जो बीच में एक फेज़ आया था विराट कोहली के लिए या एमएस धोनी का वो हमेशा से वो वाली सिचुएशन रही है। वैसा कुछ श्रेयस अय्यर के साथ नहीं है। वो एनी फॉर्म ऑफ स्पिन वो अच्छी ही खेलता है, ठीक है? स्पिन इन जनरल अच्छा बैटिंग करता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ ने ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि भाई हाँ, मैं पेस अगर जल्दी विकेट गिर जा रही है, मैं पेस के सामने बैटिंग करने आ रहा हूँ, तो जो मेरा गेम है मैं उसको एक अबव एवरेज अच्छा गेम है मेरे पास पेस का। लेकिन जो मेरा एक्सेप्शनल टैलेंट है वो स्पिन का है और मैं उसके लिए वेल सूटेड हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है श्रेयस अय्यर को उस चीज़ का। मैं ठाकुर की बात को वैलिडेट करने के लिए तुमको जब सा स्टैट बताता हूँ, तो सिर्फ 2023 में ओडीआई में स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ ईच पोजीशन की, ठीक है? एज एन ओपनर सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है ट्रेविस हेड की 128 की, नंबर 3 में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है विराट कोहली की 97 की, नंबर 4 में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है श्रेयस अय्यर की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? सिंस 2023 112 की, और नंबर 5 में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है क्लासिंग की 142, नंबर 6 पे डेविड मिलर जिसकी 106 की स्ट्राइक रेट। तो मेरे को लगता है स्टैट्स हो गया, तुम्हारे आँखों देखा परफॉर्मेंस हो गया, और उसके अलावा जो मैं एक और चीज़ मैं श्रेयस अय्यर की बात करना चाहता हूँ कि उसने क्लच मैचेस में जो अपने बोलते हैं क्लच मैचेस में परफॉर्म किया। अभी रिसेंट के जो लास्ट 2 मैचेस है, जैसे आज न्यूजीलैंड वाला मैच है, वो और एक पाकिस्तान वाला मैच, उस दोनों मैचेस में श्रेयस अय्यर को अपना टिपिकल स्टार्ट नहीं मिला, ठीक है? जो श्रेयस अय्यर जाना जाता है कि आता है, बैश करता है, 2-3 कट मारेगा, पुल मारेगा उसको, जो इंग्लैंड की सीरीज में मिला था। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिखाया कि भाई उसके पास सिर्फ एक स्टाइल ऑफ गेम नहीं है, ज़रूरत पड़ने वो कंसोलिडेट भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ने वो धीरा भी खेल सकता है, और जब ज़रूरत आएगी तो वो वहाँ से एक्सेलरेट भी करेगा। जो मेरे हिसाब से आज उसने न्यूज़ीलैंड के सामने जो मेरे हिसाब से जो उसने आज फिर से इनिंग खेली, वो ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस में, ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, ज़्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट के सामने उसने एक बेटर इनिंग खेल के दिखाई है। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस चीज़ पे तू हाइलाइट कर कि श्रेयस अय्यर द फील्डर, तेरे को क्या लगता है? कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर द फील्डर एंड श्रेयस अय्यर द लीडर कहीं न कहीं अंडररेटेड है, क्योंकि देख हुँ। वो दिल्ली का भी उसको कैप्टन बनाया था, गौतम गंभीर ने एकदम डायर सिचुएशन उसको कैप्टन बनाया था, उसने डिसेंट परफॉर्म किया था मिड सीजन। उसके बाद नेक्स्ट सीजन वो दिल्ली टीम को फाइनल्स में ले गया था, ठीक है? और मुंबई से हार गई थी वो टीम। केकेआर के लिए उसने ऑलरेडी पास में भी उसने मेरे को याद है टॉप 4 में एंड किया था, और ऑलरेडी केकेआर को उसने एक हिस्टोरिक कैंपेन दिया। मुंबई के लिए भी रिसेंटली उसने कप्तानी करते हुए सैयद मुश्ताक दिलाया। तो कहीं न कहीं तेरे को लग रहा है जहाँ हम लोग शुभमन गिल के साइड कंप्लीटली टर्न हो गए हैं, हार्दिक पांड्या को हमने हुँ, ऑलरेडी भूल गया। श्रेयस अय्यर कैन बी द कैप्टन इन मेकिंग इन व्हाइट बॉल, क्योंकि मैं तो हुँ। एक्चुअली में डेफिनिटली मांगता हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने श्रेयस अय्यर को पहले भी मुंबई की टीम जो डोमेस्टिक टीम है उसको कैप्टनशिप करते हुए देखा है। उसके बाद जब वो आईपीएल में कैप्टन बना तब भी मैंने उसे देखा। उसके अंदर ना वो एक ऑरा फ़ील होता है भाई कि यार लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। वो ब्लैंक नहीं हो जाता है टफ सिचुएशंस में। क्योंकि हम ज जो दिल्ली की टीम गई थी फाइनल्स में वो तो मुंबई के सामने एकदम अनफॉर्मिडेबल उनकी मुंबई की स्क्वाड थी, ठीक है? वो ऐसी स्क्वाड थी कि वो किसी इंटरनेशनल टीम को भी हरा देती, ठीक है? तो उस वो टीम उसके सामने आ गई वरना एक बहुत यंग श्रेयस अय्यर दिल्ली को लेके और आईपीएल जिता देता, ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि श्रेयस अय्यर की जो कैप्टेंसी स्किल्स है उसका इंडिया यूटिलाइज़ेशन बिल्कुल नहीं कर रही है। जिस तरीके से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया उसकी जगह श्रेयस अय्यर को बनाया जाना चाहिए था और श्रेयस अय्यर की जगह वनडे में नंबर 4 पे कन्फर्म्ड स्लॉट होना चाहिए। बात करें श्रेयस अय्यर द फील्डर की तो वो कितना अच्छा है वो अब इतने टाइम में हम सभी को पता चल चुका है कि वो हमेशा हम जब भी उसको देखते हैं वो क्लच सिचुएशंस में क्रंच टाइम्स पे वो बाउंड्री पे ही दिखता है हमको। तो आई डोंट थिंक कि मैं श्रेयस एक चीज़ अय्यर एज़ अ प्लेयर मैं में मैं यार ठाकुर को कोट करना चाहूँगा, तो बहुत टाइम पहले की बात है, मैं और ठाकुर कॉल पे बात कर रहे थे और श्रेयस अय्यर के बारे में मैं कुछ बोल रहा था, ठीक है? हुँ, तो ठाकुर ने मुझे एक बहुत अनकैनी सिमिलैरिटी बताई थी। ठाकुर बोल रहा था कि भाई श्रेयस अय्यर के अंदर से ना मुझे माइकल क्लार्क वाली वाइब आती है। अब जिन्होंने माइकल क्लार्क को खेलते हुए देखा है, वो ये नहीं कह रहा कि माइकल क्लार्क लेवल का प्लेयर है, अभी बहुत टाइम है वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि माइकल क्लार्क वाली एक सैसी एटीट्यूड है उसके अंदर। हुँ, मतलब कॉकी या फिर अहंकार वाला एटीट्यूड नहीं है, बट इट्स एटीट्यूड कि मेरे अंदर चैंपियन माइंडसेट है। क्योंकि देखो, जब तुमको है ना पूरे इंडिया के सामने ज़लील करके कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है, वो ईज़िली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता था ना, या नैरेटिव चला सकता था कि भाई मैंने तो इतना परफॉर्म किया फिर भी मुझे निकाल दिया, मेरे साथ तो बुरा हुआ, हाय दैया मेरा ये हो गया। उसने क्या किया? उसके साथ तुमको याद है एक और बंदे को निकाला गया था, ईशान किशन को। लेकिन श्रेयस अय्यर गया डोमेस्टिक में,
उसने सारे डोमेस्टिक के मैचेस खेले, जो प्रोसेस था उसने प्रोसेस फॉलो किया, उसको उसने फिटनेस परफॉर्म किया, उसने वापस आके इंडिया के लिए परफॉर्म किया और क्लच सिचुएशन से परफॉर्म कर दिया, दैट्स इट। उसको उसके बाद वो कुछ भी बोले, वो अपने परफॉर्मेंस से बोल दे रहा है, उसका तुमको लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की। तो ये मेरे हिसाब से इम्पैक्ट है श्रेयस अय्यर का, मेरे हिसाब से 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। T20 में पता नहीं यार अभी सिचुएशन क्या है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले कंसिस्टेंटली हमको ओडीआईज में श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा मौके देने चाहिए। अगर कंसिस्टेंट होता है तो डेफिनेटली कैप्टनसी के लिए। लेकिन भाई जो हमारे करंट वाइस कैप्टन है उस पर बात करनी चाहिए। शुभमन गिल ब्रिलियंट रन ऑफ फॉर्म में चल रहा है, पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा था, बांग्लादेश के सामने सेंचुरी मारी थी, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के सामने भी अच्छा से। बेसिकली उसका रिसेंट टाइम में ओडीआई फॉर्म्स तो ब्रिलियंट चल रहा है, जहां हम लोगों ने टेस्ट मैचेस में उसको अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया था, जहां बनता है मेरे हिसाब से वनडे में बहुत सॉलिड फॉर्म में चल रहा है। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, स्टैटिस्टिकली अगर स्पीकिंग तो ये कहा जाता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसका एवरेज स्टैटिस्टिकली ज्यादा है, क्या कहते हैं, शिखर धवन और उससे। तेरे को कौन सी पार्टनरशिप या कौन सा वो पसंद है, शुभमन गिल शुभमन गिल रोहित या शिखर रोहित, अगर तुझसे मैं पूछूं? मुझे तो पर्सनली शिखर धवन और रोहित शर्मा ज्यादा पसंद हैं वो टाइम से। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाला फैक्ट भी है, और साथ ही साथ में शिखर धवन के साथ एक चीज है जो काफी ज्यादा रिलेटेबल है कि शिखर धवन आईसीसी टूर्नामेंट्स का बहुत अच्छा प्लेयर था। ठीक है, तो शिखर धवन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्म करता था जहां हर एक मैच की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अब हमको देखना है कि शुभमन गिल उस चीज में कितना, जब जहां पे वो शिखर धवन के बूट्स फिल कर रहा है, तो उस चीज में शुभमन गिल क्या मतलब कितना कैसा परफॉर्म कर पाता है, वो चीज हमको देखनी है। जैसे कि शुभमन गिल का जो 2023 का वर्ल्ड कप था वो किसी भी एंगल से खराब नहीं गया था। मेरे को अभी भी याद है कि 350 कुछ रन थे उसके, और 44-45 के करीब की एवरेज थी, और 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट थी शुभमन गिल की। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2023 का वर्ल्ड कप उसका खराब गया था, कुछ भी। 2023 बहुत अच्छा गया था, इस बार भी वो टॉप 5 या टॉप 6 रन गेटर्स में है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, और उसकी वजह से मेरा फेवर अभी भी थोड़ा सा जो शिखर धवन और रोहित शर्मा वाली पार्टनरशिप थी उस पर। भाई मैं शिखर धवन का मैं शुभमन गिल पे आता हूँ। शुभमन गिल का जो लास्ट 10 ओडीआई की इनिंग्स है उसमें इंडिया के लिए उसने 22% ऑफ द रन, जो भी इंडिया ने टोटल जितने भी रन मारे हैं लास्ट 10, उसमें से 22% रन तो अकेला शुभमन गिल मारा है। ठीक है, हाँ ये बात मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं शायद क्लच सिचुएशंस में अ, शुभमन गिल के साथ अभी तक ओडीआईज में उस लेवल के परफॉर्मेंस नहीं आए। मेरे को याद है कि एशिया कप में उसने शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेला था, जो हम लोग हार गए थे, जो बहुत अच्छा सेंचुरी मारा था लेकिन लूजिंग कॉज में आया था। पाकिस्तान के सामने ही वाज गुड, बट उसका एक आध कैच ड्रॉप हुआ था। बांग्लादेश के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो फिर से फॉल्टर किया। वर्ल्ड कप 2023 में भी फाइनल में काइंड ऑफ फॉल्टर किया था, और सेमीफाइनल में भी उसको अच्छा स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो फॉल्टर किया था। मेरे को सिर्फ शुभमन गिल के स्किल्स में कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, वो कभी नहीं था। अंडर 19 डेज से अगर जिसने भी देखा सबको पता है कि उसके अंदर इंसेन कैपेबिलिटी है। इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट। जो हम लोग श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, अगर अगर हेड टू हेड मैच करेंगे, मेरे को लगता है टेक्निकली या स्किल वाइज शुभमन गिल काफी आगे है श्रेयस अय्यर से इन लॉट ऑफ केसेस। ठीक है, मैं तो पावर गेम भी मुझे लगता है शुभमन गिल का काफी एनहांस हो गया है, लेकिन माइंडसेट का बात आता है। लेकिन शुभमन गिल का जो ब्रिलियंट फॉर्म है, कहीं ना कहीं को लग रहा है जो रोहित शर्मा के कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, रोहित शर्मा की जो ओपनिंग पर जहां पर रोहित शर्मा एकदम गंग हो बिजक जा रहा है, वही कहीं ना कहीं शुभमन गिल का अप्रोच। क्योंकि मुझे रिसेंट टाइम में शुभमन गिल से क्या अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है शुभमन गिल में ना काफी अच्छा अडेप्ट के लिए, जहां उसको लग रहा है कि उसको अटैक करना है वो अटैक करता है, जहां उसको लग रहा है उसको लगता है बैक करना बैक करता है। और रिसेंट टाइम में जो हमारे टॉप 3 टॉप 4 ने करके दिखाया, जो मेरे को लग रहा है बीच में हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लैंड रूट पे जा रहे थे, कि हम लोग बस बरसक जा रहे थे, कोई सेंस नहीं था, बस टांग खोलते थे बरसक जाते थे, और उसमें रोहित शर्मा बहुत मेन आर्किटेक्चर था। लेकिन रिसेंटली जो इंग्लैंड की सीरीज गई थी उसमें रोहित शर्मा ने करके दिखाया था कि नहीं भाई वो पागलों की तरह भी नहीं मारेगा, जरूरत पड़ने पर कंसोलिडेट करेगा। शुभमन गिल की तेरे हिसाब से शुभमन गिल की खासियत क्या है उसकी बैटिंग, जितना तुमने उसको बैटिंग करते दिखा है, क्या दिखता है तेरे को उसकी स्पेशलिटी? शुभमन गिल की स्पेशलिटी भाई मेरे को ये लगती है कि शुभमन गिल का गेम मतलब पेसर्स के सामने भी काफी अच्छा है, स्पिनर्स के सामने भी काफी अच्छा है। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके खिलाफ, जैसे श्रेयस अय्यर पे अभी हमने बात करी थी कि लोगों का पर्सपेक्टिव है कि श्रेयस अय्यर होम ट्रैक बुली है। ठीक है, शुभमन गिल के साथ लोगों का वो भी पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल का होम और अवे में ओडीआई का रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि जैसे मैं अगर अभी रिकॉर्ड्स मेरे सामने है, मैं बता देता हूँ कि होम और अवे दोनों में उसने 26-26 इनिंग्स खेली है। ठीक है, आउट ऑफ 52 एकदम परफेक्टली 50-50। होम में उसकी एवरेज है 62.2, और अवे में उसकी एवरेज है 61.9। मतलब तो समझ रहा है इतनी इतनी अनकैनी सिमिलैरिटी है भाई ये,
कि 62.2 उसकी होम की एवरेज है, 61.9 उसकी अवे की एवरेज है। खाली जो डिफरेंस आता है वो माइन्यूट डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस है वो स्ट्राइक रेट में है कि 110 का स्ट्राइक रेट उसका घर पे है और 91 का स्ट्राइक रेट उसका अवे है। ठीक है, दोनों ही ब्रिलियंट है, दोनों ही दोनों ही बहुत ब्रिलियंट। अच्छे हैं, ठीक है, दोनों ही मैं बता बहुत दूं, अच्छे हैं। धोनी का करियर स्ट्राइक रेट हालांकि 10,000 वनडे से उसका 88-87 का था, ठीक है, जब हम्म। धोनी कितना तेज खेलता था। तो लेकिन जो मेरे को जो शुभमन गिल की जो तूने बात करी ना कि पेस और स्पिन को बहुत आला खेलता है, एक्चुअली में ये बहुत लोग पता है। तो क्यों शुभमन गिल को कंसिस्टेंटली टेस्ट में इतना खींचा जाता है, हम लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, उसका यही कारण है। वो केएल राहुल का एक बहुत अपडेटेड वर्जन है, जो कहीं ना कहीं लोग उसको प्रिंस प्रिंस किया विराट कोहली की तरफ करते हैं। वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि वो एक कंप्लीट बैटर दिखता है, वो एक कंप्लीट बैटर दिखता है। वो टेस्ट का भी उतना ही अच्छा बैटर दिखता है, जस्ट पता नहीं क्यों उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इशू मुझे उसकी बैटिंग में दिखता है, वो है उसका फुल फीट मूवमेंट। जो मेरे को लगता है स्विंग के खिलाफ जो उसका फीट मूवमेंट है वो अच्छा नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि बैट उसका उसके शरीर से दूर जाता है, और फिर रिसेंट टाइम में जब उसको ऐसा लग रहा है तो बैट उसका शरीर से दूर जा रहा है, तो बैट और पैड के बीच में भी गैप रहने लग गया। तो मेरे को लगता है खाली स्विंग एक इशू हो सकता है, बाकी पेस बहुत अच्छे से खेलता है, स्पिन बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलता है। स्पिन के अगेंस्ट उसके पास सारे शॉट्स है, वो स्वीप मारता है, वो स्लॉक करता है, वो फीट का बहुत अच्छा यूज़ करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वनडे शुभमन गिल का बेस्ट फॉर्मेट है। मेरे को लगता है बेस्ट फॉर्मेट T20 लेवल के लिए। वनडे हाँ, के ही रिकॉर्ड में, जैसे मैं स्टैट्स की बात कर रहा था तो उसका एक और स्टैट है, जैसे मैं रीड कर देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो इन जनरल एक आई टेस्ट में ऐसा होता है कि भाई पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन चेस करते टाइम थोड़ा सा फॉल्टर कर जाता है। तो शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग्स में 27, मतलब जो पहली इनिंग होती है उसमें 27 इनिंग्स खेला है, 68.1 की एवरेज है वहां पे शुभमन गिल की, और सेकेंड इनिंग्स में 25 इनिंग्स के बाद 55 की एवरेज है। तो वही बैलेंस्ड। किसी भी तरीके से शुभमन गिल के वनडे का जो गेम है ना, उसमें बाय स्टैट्स बाय आई टेस्ट किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा मेजर फ्लो बता ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ जो जब बॉल ज्यादा मुझे लगता है स्विंग से भी ज्यादा जब बॉल बहुत ज्यादा सीम हो रहा होता है ना, तब शुभमन गिल की दिक्कतें काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बॉल की लेकिन लाइन करता है। लेकिन अगेन अभी शिव 24-25 साल का है, मेरे को लगता है बहुत कम इनएक्सपीरियंस भी है। तो मैं को यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट में शुभमन गिल को ही देना चाहूंगा कि मेरे को लगता है विद टाइम वो यहाँ से पीक ही करेगा। और देख कहीं ना कहीं जहाँ आपने शुभमन गिल को उसके टेस्ट करियर के लिए क्रिटिसाइज किया, आई होप वो यहाँ से विराट कोहली वाला टर्न ले। जो विराट कोहली का भी जो इनिशियल टेस्ट करियर था वो एक्चुअली में इतना खराब था कि संजय मांजरेकर का एक बहुत फेमस ट्वीट है जहाँ संजय मांजरेकर ने बोल दिया था कि विराट कोहली को एक और टेस्ट में दो, ताकि विराट कोहली और इंडिया को समझ आ जाए कि वो टेस्ट के लिए बना ही नहीं है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री मांजरेकर भाई। तो मेरे को लग रहा है शुभमन गिल, मेरे को खाली एक ही टेस्ट देखना है मेरे को शुभमन गिल का कि क्लच सिचुएशंस में क्या वो परफॉर्म करेगा। क्योंकि लगता है मेरे को लग रहा है ना कि अब बहुत हो गया कि हम रोहित और विराट से एक्सपेक्ट करें। वो लोग की उम्र हो गई है, वो लोग अब अपने पीक के आसपास भी नहीं है। वो लोग अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना इंपैक्ट डाल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, रोहित शर्मा ने तो लिटरली करियर के लास्ट स्टेजेस में अपने को रीडिफाइन किया है, जो उसने अभी जो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि करियर के स्टेज पे आके कोई अपने को रीडिफाइन नहीं करता है। अब मैं यहाँ से देखना चाहूंगा कि शुभमन गिल अपना मेडल उठाए और वो अपने ऊपर ले कि भाई भले विराट परफॉर्म ना करे, भले रोहित परफॉर्म ना करे, मैं करूंगा, मैं यहाँ से मैं मैच जीतूंगा। अब मैं क्या शुभमन से वैसी इनिंग्स देखना चाहता हूँ जैसी हमने देखी थी बांग्लादेश के सामने। मैं पता है, मैं नहीं, मैं अब पता है उससे कैसी, मैं लिटरली मैच विनिंग नॉक्स। अब देख रिसेंट टाइम में उसको कपल ऑफ मैन ऑफ द मैचेस मिले, लेकिन जैसे इंग्लैंड के सामने मैन ऑफ द मैच मिला मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा को बनता था। बांग्लादेश के सामने उसको मैन ऑफ द मैच मिला, मेरे को लगता था शमी का डिजर्विंग था, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो मैं कैसी इनिंग्स देखना चाहता हूँ जो विराट कोहली की होती थी कि भाई ले गया बंदा, हम्म। हाइस्ट कर गया कि आउट ऑफ द ब्लू बंदा मैच ले गया। मैं चाहता हूँ शुभमन गिल उस लेवल का परफॉर्मेंस दे। अभी तक मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब मैं चाहता हूँ कि ऑल लेट लूज की तुम्हें लग रहा है अब इंडिया जीत नहीं सकती और वहां से शुभमन गिल ले जाए, वो शुभमन गिल देखना। बट भाई जहां पर हम लोग बात इम्पैक्ट की, हम लोग कुछ और बंदों पे बात करना चाहता हूँ। इन पे भी अपने ने अच्छे से बात नहीं की है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल, ये तीनों का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पे बात करना चाहता हूँ। भाई रिसेंटली कुछ बातें जो इंडिया टीम में बहुत सर्किट में चल रही है, इनफैक्ट अपने भी काफी दोस्तों ये बात करते हैं कि भाई केएल राहुल के साथ बहुत इंजस्टिस हो रहा है। अब तुम लोगों को लग रहा है मैं एकदम केएल राहुल के पीछे पड़ गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो ठाकुर तो इनफैक्ट सपोर्ट करता है केएल राहुल का ओडीआई में। केएल राहुल के साथ बहुत इंजस्टिस हो रहा है कि भाई उसको उसके कॉन्स्टेंटली उसके पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, फिर मैं चाहता हूँ कि तू उस पे ड्वेल डीप करे। जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई केएल राहुल नीचे जा रहा है, मेरे हिसाब से केएल राहुल का एंट्री पॉइंट अभी भी बहुत अच्छा है, 30 या 40 से ओवर के बीच में आता है, जो आइडियली तुम नंबर 5 से चाहते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह
नंबर 5, 6, 7 या स्पेसिफिकली 5-6 पोजीशन ऊपर-नीचे होती ही रहती है, ठीक है? तो वो कंसिस्टेंटली होती ही रहती है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी तो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। मेरे को क्यों कभी ये नहीं दिख रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं यार अक्षर पटेल को क्यों आउट ऑफ पोजीशन खेला जा रहा है? क्यों नंबर 7 के बदले नंबर 5 पे खिला रहे हैं? या हार्दिक पांड्या जो एक टाइम में नंबर 4 पे खेला करता था इंडिया के लिए वनडेज़ में, ठीक है? गुजरात टाइटंस के लिए तो एज़ अ प्योर बैटर खेलता है, वो आज के टाइम में नंबर 7 पे खेल रहा है। वो फ्लोटर भी नहीं रह गया, वो तो मतलब क्या एक फिनिशर ही बन के रह गया। प्लस हार्दिक पांड्या आउट ऑफ पोजीशन बॉलिंग भी कर रहा है, जहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग बॉलर्स को हाइलाइट ही नहीं करते। तुम लोग सिर्फ बैटर्स की कन्वीनियंट देख रहे हो। हार्दिक पांड्या कोई पावर प्ले का बॉलर तो है नहीं, न्यू बॉल बॉलर तो है नहीं। जब भी कोई दिक्कत हो रही है, हम लोग हार्दिक पांड्या को बॉल देते हैं और वो भाई मोर ऑफर देन नॉट टू डिलीवर कर ही रहा विद द बॉल। तेरे क्या थॉट्स है इस चीज़ में? कि अक्षर पटेल एट 5 एंड केएल राहुल एट 6? देखो मैं जब ये बात उठी थी एक हमारा जो पर्सनल क्रिकेट का ग्रुप है उसमें भी मैंने ये पॉइंट किया था कि नंबर्स का डिफरेंस तब मायने रखता है कि भाई जब कोई नंबर 4 का बैटर है तुमने उसको ओपनिंग भेज दिया, ठीक है? नंबर 3 का बैट्समैन है तुमने उसको नंबर 7 पे भेजा और बोला कि भाई अब बैश करो। जब तुम नंबर 5 के बैट्समैन हो, नंबर 6 पे आ रहे हो, मेरे को नहीं लगता सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो रही है कि तुम्हारे गेम में फ़र्क आ जाए, ठीक है? ये था कि नंबर 5 पे थोड़े-से तुमको सेटल डाउन होने के लिए बॉल्स ज़्यादा मिलते, नंबर 6 पे वो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि 2014 से क्रिकेट खेल रहा है केएल राहुल, ठीक है? और उसके 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में था वो। तो जितने टाइम से तुम इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में हो, तुम्हारे लिए ये एक माइन्यूट डिफरेंस ओडीआई क्रिकेट में इतना बड़ा मायने नहीं रखना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ मैं बिल्कुल भी के ऐसा नहीं है कि केएल राहुल के परफॉर्मेंस से कुछ दुखी हूँ, खराब लगा कुछ नहीं। मेरे को अभी भी लग रहा है केएल राहुल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिस पॉइंट पे वो बैटिंग करने आ रहा है, जिस पॉइंट पे वो आके खेल रहा है, कीपिंग कर रहा है। हाँ, मुझे उसकी कीपिंग में फिर भी थोड़े बहुत इश्यूज़ लगते हैं कंपेयर टू हिज़ बैटिंग, पर केएल राहुल की बैटिंग अभी भी फ्लैम्बॉयंट है, वो हर कंडीशंस के लिए सही है। तो मुझे केएल राहुल से कोई इतने गिले-शिकवे नहीं है। बात करूँगा मैं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की, कि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि उनसे ज़्यादा वर्सेटाइल अब मेरे को लग नहीं रहा है कि इस टीम में कोई है। क्योंकि अक्षर पटेल है जो नंबर 5 पे तुम्हारे लिए बैटिंग करता है, जैसे कभी आज जल्दी विकेट गिर गई तो भी वह नंबर 5 पे आया। टी20 वर्ल्ड कप में भी जब फाइनल में जब जल्दी विकेट गिर गई थी तो उसको भेजा गया था, ठीक है? साथ ही साथ वो पावर प्ले में टी20 इसमें भी पावर प्ले में 1 ओवर डाल रहा है, आज भी मैंने उसको पावर प्ले में ओवर डालते हुए देखा। साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ वो मिडल ओवर्स में धीरे-धीरे जो भी उसके वो बहुत ज़्यादा स्पिनर ऑफ द बॉल नहीं है, लेकिन वो फ्लाइट, पेस से बीट करके, या जैसे आज केन विलियमसन का विकेट था कि लास्ट बॉल था उसके स्पेल का, उसने बॉल एकदम फ्लाइटेड डाला, लेकिन वो भी फ्लाइटेड बॉल भी उसका स्पिन नहीं हुआ। ठीक है? तो वो जो भी चीज़ है, वो अक्षर पटेल बहुत अच्छे से कर रहा है। लाइक अक्षर पटेल में पिन पॉइंट करके कोई एक कमी निकालना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूर्खता वाली बात होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और बात करते हैं हमारे मैं मूर्खता मूर्खता करने जा रहा था। मुझे हाँ, बस वही लगता है कि कहीं न कहीं मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल शायद वनडेज़ में वो कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं। मेरे को यार पता नहीं, मेरे को मैं जडेजा से भी मेरा सबसे बड़ा यही कंप्लेन था कि भाई वो आउट एंड आउट प्योर विकेट टेकर था। वो अभी भी टेस्ट में वही है। पता नहीं वनडे में क्या हो जाता है उसको। लेकिन नहीं, हाँ, पर अक्षर मेरे पटेल मेरा के ऊपर मेरे मेरे हिसाब से यार, अगर आप अपने नंबर 5 के बैटर को ये बोल रहे हो कि आप एक प्रॉपर विकेट टेकर नहीं हो, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो जैक कालिस बन के दिखा दे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये सही मैं नहीं होगा। हार्दिक पांड्या जो तू अभी उस पे जा रहा है, हार्दिक पांड्या से वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई हाँ, तू आके मैच बता, तू आके छक्के भी मार, तू आके है हाँ। ना बॉलिंग में विकेट भी ले। मतलब विराट तुमसे जो ये लग रहा है कि विराट उन लोगों को ये लग रहा है कि अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या हमारे सनत जयसूर्या और जैक कालिस का वर्जन है कि भाई अब थोड़े से दिन में मेरे को अक्षर पटेल ओपनिंग भी करता दिखेगा कि भाई रोहित शर्मा रिटायर हो गया, अब कोई मिल नहीं रहा है ओपनिंग करने के लिए, तो क्या तू थोड़ा अच्छा खेलता है तो तू कर भाई। तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता हार्दिक है। पांड्या पे बोल। हार्दिक पांड्या पे हार्दिक आते हैं पांड्या भाई। हार्दिक पांड्या तो देखो हमारे चैनल की यूएसपी ही हार्दिक पांड्या है। ठीक है, हमारा सेलिंग पॉइंट ही वही है। तो भाई हार्दिक पांड्या भाई हमारे लिए एकदम गॉड लेवल प्लेयर है। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, क्रंच में फील्डिंग हो, भाई बाउंड्री से क्विक थ्रोज, हर चीज हार्दिक पांड्या कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है? और मुझे ये कहना है कि एक हार्दिक पांड्या को लेके मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो मैं हर मैच देखता हूँ तब सोचता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। हार्दिक पांड्या के हाथ में इतनी सारी बैंडेजेस क्यों रहती है?
भाई वो बेसिकली फील्डिंग करता है ना, तो उसके पास बॉल ज्यादा आती है, तो बैंडेजेस इसके लिए बांध के रखते हैं कि भाई हाथ ना टूट जाए, वेबिंग ना फट जाए, इसके लिए लोग बांध के रखते हैं बेसिकली। तो भाई कोई और फील्डर के पास बॉल नहीं आती है क्या? वो इतनी थोड़ी छोटी रहता है वो इतनी बड़ी वो मेहनत ज्यादा से डरता है भाई। वो ज्यादा भाई, तेको पता है ना वडोदरा में पला बड़ा है, तो होगा भाई उसको थोड़ा, तेको पता है ना अपने यहाँ के लोग। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन देखो आइडिया हो गया है ना, तू तू रहता है ना यहाँ, तो लेकिन लेकिन मैं एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ जो अगर किसी को भाई विभोर के घर का एड्रेस चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं देखो एक चीज बताना चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या की जो मेरे को सबसे गजब लगती है, मैं थोड़ी देर पहले रेडिट पे एक बंदे का देख रहा था, जो ये बोल रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या इज आउट ऑफ फॉर्म, उसने 8 साल में अपने करियर में सिर्फ एक सेंचुरी मारी है, और वो भी टेस्ट मैचेस। भाई ये इतना वियर्ड है ना, कि जहां लोग अपने को कल्चर स्टैट पता नहीं, स्टैट ये वो बोलते हैं, स्टैट्स नाजी बोलते हैं। भाई हार्दिक पांड्या जैसे बंदे जो नंबर 6-7 पे खेलते हैं, उनको तुम कभी भी उनके स्टैट से जज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुमको कभी भी उनके स्टैट्स अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आदत है, हमारी आंखों को आदत है 50 की एवरेज, 20 का बॉलिंग एवरेज वो देखने की। लेकिन जो नंबर 7 वाले प्लेयर्स होते हैं ना, उन गंदे काम करते हो। तुम लोग जाके आज ग्लैन मैक्सवेल का है ना ओडीआई एवरेज देख लो, उसका भी 30-32 का ही है भाई। वो तो इतनी बॉलिंग भी नहीं करता जितनी है ना बॉलिंग हार्दिक पांड्या कर रहा है। हार्दिक पांड्या ने रीसेंट टाइम्स में वनडेज में इतनी विकेट ली है ना, मेरे को आज भी याद है 2023 का वर्ल्ड कप में जिस लेवल पे उसको ट्रोल किया गया था, मतलब जब उसका ये पूरा आईपीएल का फियास्को हुआ था, लोग एक्चुअली उसके वनडे वर्ल्ड कप के उसके परफॉर्मेंस भूल ही गए थे। एशिया कप में जो उसने और ईशान किशन ने मिलकर पाकिस्तान के सामने इज्जत बताई थी, लोग भूल ही गए थे। आज भी जो पाकिस्तान के सामने उसका बॉलिंग परफॉर्मेंस था भाई, मेरे हिसाब से विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिल गया। मेरे को लगता है पूरा माहौल में उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया विराट कोहली, लेकिन मैन ऑफ द मैच वर्दी परफॉर्मेंस एक्चुअली में हार्दिक पांड्या का था, कि उसने चोक करके आउट कर दिया था पाकिस्तान। तो हार्दिक पांड्या इज एक्चुअली में डर्टी जॉब कर रहा है। मेरे को लग रहा है दूसरे बापू दूसरे गुजराती को रेडी कर दिया गया है वो डर्टी जॉब करने के। अक्षर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग एवरेज या जो भी उसने अभी तक सेंचुरी नहीं मारी, उस पे जो भी तूने बातें चल रही वो बताई। हार्दिक पांड्या का 92 इनिंग्स के बाद बैटिंग 92 मैचेस में 66 इनिंग्स ही बैटिंग हुई है। उसके बाद बैटिंग एवरेज है 33.17 का। ठीक है, उसी नंबर पे बैटिंग एवरेज में दो प्लेयर्स का और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर ए जिसका बैटिंग एवरेज है 35.3 और प्लेयर बी जिसका बैटिंग एवरेज है 36.5। ठीक है, ये लोग कोई इतने बहुत मार्जिन से आगे नहीं है, लेकिन प्लेयर ए है सुरेश रैना और प्लेयर बी है युवराज सिंह। ठीक है, तो जो तुम्हारे लेजेंडरी ऑलराउंडर्स है ना, तुम उनको देख लो कि भाई भाई अब तू गया, भाई तू गया, मैं ये रील काट के डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। अब भाई इस बार तो मैं तेरे को टैग भी करूंगा। तू गया भाई, द अमाउंट ऑफ हेट यू आर गोइंग टू रिसीव, ओहो, मैं खाली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से पार्ट काटूंगा और डालूंगा। तू गया ब्रो, यू आर डेड। हाँ मैं तो यही बोलेगा ना मैं लेकिन भाई एक्चुअली मैं उससे बात जाता हूँ रोहित शर्मा। ठीक है, अगेन जो टेस्ट मैचेस में जो उसका क्रिटिसिज्म था बनता है, लेकिन अगेन रोहित शर्मा की पहले कप्तानी पे बात करते हैं। मेरे को लगता है कैप्टन की कैप्टनसी पे लोग बात ही नहीं करते, और वो सिर्फ तभी बात होती है जब मैच हारते हैं। रोहित शर्मा ने रिसेंट का जो तूने मुझे भेजा था कि आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारा था रिसेंट, ऐसी कुछ 15-20 पता नहीं कितने मैचेस खेले रही और सिर्फ एक हारा था 2023 का वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट उसके अंडर हम लोग ऊपर ही गए। ये हम लोग कहीं ना कहीं ब्लेस्ड ही रहे कि सौरव गांगुली के बाद धोनी आया, धोनी के बाद विराट आया, विराट के बाद रोहित शर्मा आया, हम लोग से ऊपर ही जा रहे हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में और उसकी बैटिंग में क्या तेरे को कुछ चेंज दिखा? देख बैटिंग में तो सबको दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैटिंग की फिलोसफी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की उसमें दिख रही है देखो, कैप्टनसी में। भाई कैप्टनसी तो मेरे को इतना कोई मेजर चेंज नहीं दिखा है रोहित शर्मा में। रोहित शर्मा हमेशा से ही ना एक रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाला कैप्टन रहा है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई बॉलर्स के कोटा पूरे नहीं होते, जो मेन बॉलर्स होते हैं उनके भी, मोहम्मद शमी जैसे हो गया या हर्षित राणा हो गया, जो भी है। उसका कारण ही यही है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि ये मेरा मेन बॉलर है तो मुझे उसके 10 ओवर पूरे करवाने हैं। वो ये देख रहा है कि अगर इस सिचुएशन में दो राइटी खेल रहे हैं और अक्षर पटेल का बॉलिंग करना ज्यादा सेंस बना रहा है, तो वहां अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को जो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कि फील्ड प्लेसमेंट में कौन कहाँ पे है कौन कहाँ पे है, वो वाली जो सिचुएशन होती है, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है रोहित शर्मा की। और इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा से ये लगता था कि रोहित शर्मा जब कैप्टन नहीं बना था तब भी, कि रोहित शर्मा कैन बी अ वेरी गुड वाइट बॉल कैप्टन फॉर अस। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, फिर इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। भाई रोहित शर्मा को है ना, मैं हमेशा उसके रीडिफिनेशन के लिए याद करूंगा, जो उसने एक्चुअली में 2022 के बाद अपने को रीडिफाइन किया। भाई एक बंदा जिसने ऑलमोस्ट 9-10 हजार वनडेज के रन मारे थे, दुनिया भर की सेंचुरीज थी, लास्ट वर्ल्ड कप में उसने 4 सेंचुरीज मारी थी 2019 के वर्ल्ड कप में। लोगों के 1-2 सेंचुरी सपना होता है, उसने 4 एक एडिशन में मारी थी। ऐसा बंदा अपने करियर के लिटरली लास्ट हाफ में ये सोचता है
कि यू नो व्हाट, फक रिजल्ट्स, फक स्टैट्स, मैं जाऊंगा और मैं टांग हटा के मारूंगा। वो चाहता था कि उसकी जो टीम है वो इंटेंट से खेले, और वो सबसे आगे आया कि भाई सबसे पहले मैं ही चालू करता हूँ। क्योंकि रोहित शर्मा वो बंदा था, आजकल लोग रोहित शर्मा को इसीलिए जानते हैं कि भाई, सोचते हैं कि भाई रोहित शर्मा तेज खेलता है, इंटेंट से खेलता है, सेल्फिश खेलता है। रोहित शर्मा वो बैटर था कि वो सेट हो गया तो सीधा 200 ठोकता था। ठीक है, हम लोग एक्चुअली उसको जानते ही इसीलिए थे कि वो सेट है, मतलब अगर उससे 40-50 मारे तो सीधा 160 मार रहा है। उस बंदे का अगर उसकी कैपेबिलिटी, तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वनडेज में विराट कोहली के बहुत करीब जा सकता था। वो एक्चुअली में 13-14 हजार रन तक जा सकता था। लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा ने अपने को रीडिफाइन किया। और रिसेंटली जो मैं उसको देख रहा हूँ इंग्लैंड की सीरीज का, मेरे को लग रहा है रोहित शर्मा 3.1 भी आया है, कि जहां पर वो अपने को कैलकुलेट और बेटर कर रहा है। तो कुडोज टू रोहित शर्मा। हमेशा रोहित शर्मा और उसके फैंस को रोहित शर्मा को याद ही इसीलिए रखना चाहिए। चलो जैसे आपने इस पे एक पॉइंट और बोलता हूं मैं कि हमेशा से जब शिखर धवन और रोहित शर्मा की बात होती थी तो हमेशा एग्रेसिव शिखर धवन रहता था। रोहित शर्मा उस जगह पे तुम 2013 वाली भी वनडे सीरीज देखोगे तो वो धीरे ही स्टार्ट करता था, ठीक है, क्योंकि वो उसका ये था मैं सेट हो जाऊंगा तो मैं कवर कर लूंगा। रोहित शर्मा, मैं बता रहा हूँ, वो इंसान है जिसने 40वीं ओवर में अपनी सेंचुरी खत्म करी थी और उसके बाद 200 मारा था 50 ओवर्स के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वहां से उसने अपना ये जो रोल चेंज किया, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तेज रहेंगे। और अगेन, अगर ये वीडियो 1 घंटे के ऊपर जा रहा है तो तू बंद नहीं करेंगे, अपने अच्छे से करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लंबे वीडियोस बनाओ। तो अपने स्ट्रेटेजीज पे आते हैं, सेमीफाइनल की स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। मोस्ट लाइकली अपना कौन अपोनेंट है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, राइट? साउथ, तो बहुत साउथ हाँ, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया 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 होगा ना। हम यहाँ पे टॉप पे फिनिश किए तो ऑस्ट्रेलिया होगा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमारा ओपोनेंट है। क्या आज जो 11 खेली, क्या सेम 11 खेलेगी? क्या हर्षित राणा तेरे को सेमीफाइनल्स में नहीं दिख रहा है? अगर पिच कंडीशंस सब सेम रहती हैं तो मेरे हिसाब से सेम ही 11 खेलेगी। कहीं ना कहीं मैं अभी भी सोच रहा था कि शायद वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षदीप सिंह खेल सकता था, लेकिन फिर वो बात वही हो जाती कि अगर फास्ट पेसर ही खिलाना है तो वाई नॉट हर्षित राणा, जिसने स्टार्टिंग के 2 मैचेस खेले थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर पिच और कंडीशंस ऐसी रही तो हम सेम 11 देख सकते हैं। अच्छा, कंसिडरिंग कि उनमें मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही लेफ्टी मिलेंगे बैटिंग ऑर्डर में, एक एलेक्स कैरी मिलेगा और एक ट्रेविस हेड मिलेगा। उसके अलावा शॉर्ट राइटी है, लबुशेन सब राइटी है, जॉश इंग्लिश भी राइटी है। कहीं ना कहीं जो हमारे ये प्लेयर है, क्या कहते हैं, वरुण चक्रवर्ती, एक बहुत रेयर कॉमोडिटी है, ये लोग ने ज्यादा खेला नहीं होगा। वो एक फैक्टर हो सकता है कि वो लोग को सरप्राइज करे। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा लेकिन ये है, क्या उसके कारण हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा फॉल्टर करी, स्पेशली पेस अटैक। क्योंकि देख, मोहम्मद शमी बहुत डबला डोल चल रहा है, ठीक है, वो रिदम पकड़ता है तो भाई सीधा पंजा मार रहा है, वरना वो अनफिट होकर बाहर चला जा रहा है। हार्दिक पांड्या के ऊपर इतना बड़ा बर्डन डालना है कि भाई अब वो लीडर है पेस अटैक का। कंसिडरिंग अगर मोहम्मद शमी नहीं आता है तो हो सकता है हम लोग हर्षित राणा को खिलाए। तो हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या, ये बड़ा वियर्ड सा पेस अटैक है। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में भी दिक्कत आएगा, लेकिन सबसे बड़ा मुझे दिक्कत लगता है डेथ में, वहां बहुत बड़ा पॉइंट आ सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मोहम्मद शमी से हम हट रहे हैं तो हमको हर्षदीप सिंह को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि हर्षित राणा कैन बी योर सेकंड पेसर, नॉट योर फर्स्ट पेसर इन एनी सिचुएशंस, ठीक है। तो वहां पे हर्षदीप सिंह का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, लेफ्टीज के सामने भाई उसकी बॉल बाहर की तरफ स्विंग होगी, जो ऑफ कोर्स उसने आउट भी किया है हेड को। तो वो चीज मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी हर्षदीप मेरे को सिंह देख, को। अगर जहां हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को कहाँ इशू हो सकता है, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, मेरे को अभी भी लग रहा है कि डेथ बॉलिंग कहीं ना कहीं हमारा इशू है। अगर कोई एक अच्छी टीम लास्ट के 10 ओवर तक पहुंच जाती है विद डिसेंट विकेट्स इन हैंड, वो बहुत बड़ा इशू होगा हमारे साथ, ठीक है। और दूसरा मेरे को लगता है मिडिल ऑर्डर हमारा कैसे करता है। मेरे को अच्छा लगा था हमारे मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खेल के दिखाया, करंट सिचुएशन में खेल के दिखाया। मेरे को अच्छा लग रहा है अक्षर पटेल नंबर 5 पे आ रहा है, क्योंकि जो 2023 के वर्ल्ड कप में एक इशू हो गया था कि केएल राहुल बिल्कुल भी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा था, प्रेशर में एकदम सकम हो गया था। वेरेज अक्षर पटेल एक फार बेटर स्पिन का बैटर है, लेफ्टी ऑप्शन है, और मेरे को लगता है ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन है। तो मेरे को लगता है मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं, एक मिडिल ऑर्डर और डेथ बॉलिंग है जहां हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टीम पे आते हैं, जिसपे मैं एक्चुअली बहुत दिल से बात करना चाहता हूँ, वो है राइज ऑफ अफगानिस्तान। अब मैं राइज ऑफ अफगानिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ भाई, ये टीम को मैं एक्चुअली में जानता था सिर्फ एक बंदे के कारण, वो है मोहम्मद नाबी, ठीक है। मेरे को और इनके कुछ पता ही नहीं था, मेरे को इस बंदे के बारे में मालूम पड़ा, उससे मुझे इस टीम का मालूम पड़ा। मैंने बहुत सारी टीमों को खेलते हुए देखा है फ्रॉम नीचे से ऊपर। मैंने आयरलैंड को मेरे सामने, नेदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, बांग्लादेश को मैंने देखा है, श्रीलंका को एकदम नीचे जाते हुए मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, नेपाल का राइज हो रहा है, अफगानिस्तान का राइज कुछ ज्यादा तेज नहीं हो रहा है ब्रो। मतलब अब आज के इतना तेज है कि हम लोगों ने इसको है ना सेमीफाइनलिस्ट तक घोषित किया था। अफगानिस्तान के राइज की एक खास बात यह है कि अफगानिस्तान का राइज
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को बहुत ज्यादा स्लो भी लग सकता था। तो अफगानिस्तान का राइज एक टोटली गियर शिफ्ट वाली चीज है कि वो इनिशियल के कुछ स्टेजेस में बहुत ज्यादा स्लो था, जहां पे हम ये देखेंगे कि 2015 के वर्ल्ड कप में शायद उनने पहली बार एक मैच जीता था वर्ल्ड कप का, किसी को हराया था, स्कॉटलैंड या किसी को, और इट वाज देयर फर्स्ट विक्ट्री, ठीक है, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो वहां से हम देखेंगे कि 2019 के वर्ल्ड कप में इतना कुछ अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं था। वहां से जो एक स्विच फ्लिप हुआ, ठीक है, कि उधर से एक, और अफगानिस्तान की हमेशा से प्रॉब्लम क्या रही थी कि उनके पास अच्छे बैटर्स नहीं थे जो गेम को इतने मतलब इतने रन बना के दे सके कि उनके बॉलर्स डिफेंड कर सके, ठीक है। वहां से हमने जो शिफ्ट देखा कि भाई जो इब्राहिम करके जो भी उनका बैटर है, गुरबाज आया, उसके बीच में नजबुल्ला जादरान जो कि इस टीम में नहीं है लेकिन मिडल ऑर्डर्स में आके बहुत अच्छा खेलता था, वो आया। राइज ऑफ वहां पे रहमत शाह था, गुलबुद्दीन नईब वहां पे नंबर 4 पे खेलता था 2019 में, जो कि अभी इतना नीचे बैटिंग कर रहा है। तो यहाँ से जो बैटिंग और फील्डिंग में जो उनका इंप्रूवमेंट आया है ना, उसने उनकी बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं ये तक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है, हम जो नॉर्मल फैंस हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कोई टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के बाहर क्या कर रही है, ठीक है, लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप याद है कि वो कैसे ऑलमोस्ट सेमीफाइनलिस्ट बन चुके थे, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनलिस्ट बने थे, ठीक है। वहां तक कैसा था कि जो उनका 2023 का जो वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा एक एनोमली था, क्योंकि उनको हमेशा से एक बहुत अच्छा टी20 टीम की तरह देखा जाता था, क्योंकि भाई छोटा गेम होता था तो बैट्समैन उतना सर्वाइव कर जाते थे, ठीक ठाक रन बना देते थे, और बॉलिंग जो कि स्पिन बॉलिंग है वो उनकी ऑफकोर्स अच्छी थी। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई वहां से फजल हक फरूकी, फिर वो नवीन उल हक जैसे अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल के आए, उसके बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स वहां से निकल के आ रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो बैक टू बैक 4 कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज विन के बाद आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका का, ठीक है, दूसरा नाम है बांग्लादेश, जो कि खुद उनके लेवल की क्रिकेट, मतलब वो बांग्लादेश से बेटर क्रिकेट खेल रहा है वो अभी। यहाँ तक कि कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है आफ्टर इंडिया। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। अफगानिस्तान का ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम प्राइमरीली बीइंग अ टी20 टीम, वहां से एक ओडीआई में इतना अच्छा जो भी उनका परफॉर्मेंस है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं उनके कोच है मैकडॉर्मेंट, जो उनका फील्डिंग कोच है, उसका एक इंटरव्यू रीड कर रहा था, और उसने वहां पे बताया कि जो भी हमारा ये वनडे क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस का शिफ्ट है, वो हमारा सबसे ज्यादा उसका जो सबसे की फैक्टर है वो है हमारी फील्डिंग। जब हमने अपनी फील्डिंग इंप्रूव करी, तब वहां से हमने अपना माइंडसेट इंप्रूव करा, हमारी टीम में कोहेजन बहुत ज्यादा आया, और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं एक हंट इन पैक वाली जो मेंटालिटी थी, ग्रुप हंटिंग मेंटालिटी उसने टर्म दिया था, उसमें अपने आप को डाला, और वहां से हमारी टीम को सक्सेस मिलने लगा। साथ ही साथ जो भाई उनका पोटेंशियल सक्सेस है, उसको देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि अब अफगानिस्तान किसी को हरा रहा है तो वो एक अपसेट है, या अफगानिस्तान एक डार्क हॉर्स है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। और इस इस टॉपिक पे भाई लास्ट चीज बोलूंगा बोल 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 कि बोल बोल। जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद जो उनका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि भाई तुम मतलब जो प्लेयर्स हो, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज है, तुम उससे बहुत अच्छा खेल सकते हो, ठीक है, वो जो शिफ्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया मैं भाई। जोनाथन ट्रॉट पे बात करता हूँ। जोनाथन ट्रॉट खुद एक काफी अच्छा प्लेयर था यार इंग्लैंड के लिए, अनलेस वो जो 2014 का एशेस हुआ। मैं अजय जडेजा का एक वीडियो देख, पॉडकास्ट या इंटरव्यू जो भी बेसिकली वो देख रहा था, उसमें अजय जडेजा ने जोनाथन ट्रॉट के बारे में ये बताया कि भाई जोनाथन ट्रॉट, कई बार ऐसा होता है कि जोनाथन ट्रॉट जो बोल रहा है वो अफगानी प्लेयरों को समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी जोनाथन ट्रॉट एक चीजों में बहुत ज्यादा रिलाई करता है, प्रोसेस और डिसिप्लिन। उसने एक तरीका बनाया, एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस किया कि हर एक प्लेयर को ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर तुम, और दैट्स इट, वो बोल रहा है, कमांड की तरह चल रहा है। क्योंकि ये छोटी टीमों में ना, जो रिलेटिवली जो छोटी टीम होती है, उससे पॉइंट ये होता है कि अब सोच, एक टीम जिसमें राशिद खान, नाबी, दुनिया भर के अजमतुल्ला, गुरबाज, उसका कैप्टन कौन है? रहमतुल्ला। आई एम प्रीटी श्योर आधे लोग तो ये सोचते होंगे कि एक बंदा जिसकी 60 की स्ट्राइक रेट है, उसको खिला क्यों रहे हो? लेकिन ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसी टीम को ना बांध के चलते हैं, और ऐसी टीमों में ना वो फील ऑफ कोहेजन और फील ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसा ठाकुर ने बोला ना कि दे हंट इन पैक्स, उनके पास कोई मैक्सवेल, रोहित शर्मा टाइप के प्लेयर्स नहीं कि अकेले खेच जाएंगे, उनको टीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे हंट इन पैक्स, और हंट इन पैक्स के लिए वो यूनिटी चाहिए, उसके लिए एक शेपर्ड चाहिए। वो शेपर्ड इनका जोनाथन ट्रॉट है। उसने एक प्रोसेस बनाया, उसने तरीके बनाए, और लोग उस पर फॉलो कर रहे हैं। तो देख, एक टीम है, एक भाई क्या है,
अफगानिस्तान का तुम इम्पैक्ट समझो कि भाई उस देश में कुछ है ही नहीं, वो लिटरली टेररिस्ट लोग उसको चला रहे हैं, है ना। अफगानिस्तान नाम से देश नहीं है, तालिबान नाम से देश चल रहा है। ऐसे में भाई ये बंच ऑफ 11 बंदे आपस में खेल रहे हैं, ये लोग है ना अपने देश में एक सेंस ऑफ रिलीफ पहुंचा रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम लोग एक मैच खेल रहे हैं, जीतेंगे, कुछ होएगा। दे आर द वॉइस ऑफ अफगानिस्तान। अगर आज अफगानिस्तान अच्छा खेलता है तो एक आम अफगानी को ऐसा लग रहा है कि एक होप है, कहीं ना कहीं एक रिलीफ है। जो कहीं ना कहीं ये काम ना सचिन तेंदुलकर करता था 90s 80s 90s या अर्ली 2000s में, कि जहां सचिन अच्छा खेलता था तो एज अ नेशन हमें लगता था कि हाँ यार कुछ हो सकता है, चीजें अच्छी हो सकती हैं, वी कैन गो अगेंस्ट द ऑड और हम लोग जीत सकते हैं। सेंस ऑफ फील आता है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। ये काम अफगानी प्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि तुमको कॉन्टेक्ट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर है ना हमारी तरह चीजें नहीं चल रही, वहां देश ही नहीं है ब्रो, फिर देश ही नहीं है। और वहां सी सिचुएशन, हम लोग बात करते हैं सिस्टम की, फर्स्ट क्लास की, स्ट्रक्चर की, पैसे की, वहां पर कुछ भी नहीं है इनमें से। आधे ज्यादा प्लेयर्स तो दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें जोनाथन ट्रॉट जैसे बंदे का, कि जहां पर पूरा इमोशनल एंगल है, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो उसने गुरबाज पे काम किया है, जो उसने फजल हक फारूकी पे काम किया है, जो उसने रहमत उल्लाह, है ना, जो उसकी क्लियर है हसमतुल्लाह शाहिद और रहमतुल्लाह, क्योंकि बहुत क्लियर इश्यूज है, उसको उसने पकड़ा और एक रोल दे दिया कि भाई मिडल में आकर तेरा एक ही काम है कि जितने हो सके उतने लंबे ओवर्स खेल, खत्म हुआ। अजमतुल्लाह शाहिदी भाई, सॉरी अजमतुल्लाह उमर जाई भाई, वो बंदा वो अपने आप में जैक कालिस की तरह क्रिकेट खेल रहा है भाई। तो क्या बात कर रहा है वो अपने आप में भाई, उस चैंपियंस ट्रॉफी से क्या क्रिकेट खेल रहा है। See, भाई वो जोनाथन ट्रॉट वनडे का रोल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ठीक है, भाई, पिछले साल। और भाई डिजर्विंग है। बहुत लोग, पता है मेरे को ऐसा लगता है कि जहां अफगानिस्तान की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई छोटी टीमों का हरा के आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग, तुम्हारे लिए वो छोटी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान के लेवल की ही वो टीमें थी, और वो डिवीजन 5 से अपने आप को करते करते यहाँ तक पहुंची। बांग्लादेश को देख लो और अफगानिस्तान का राइज देख लो। अगर इसी तरीके से चला, वो दिन दूर नहीं है कि अफगानिस्तान एक्चुअली में इंडिया को कोई फॉर्मेट में कोई मैच हरा दे। लेकिन मैं एक बंदे की बात करना चाहता हूँ, वो है इमॉर्टल फ्रिकिंग मोहम्मद नाबी। भाई ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे मोहम्मद नाबी इज द गाय जिसके कारण मेरे को पता चला। तो भाई एक मैं स्टोरी सुना था जहां पर आकाश चोपड़ा ये बोल रहा था कि समवेयर इन 1994 या 1996 में उसने मोहम्मद नाबी के साथ क्रिकेट खेला था, या उसके साथ जो भी था। लेट्स अज्यूम मोहम्मद नाबी तब 18 साल का था। 18 साल का मोहम्मद नाबी अगर 1996 में था, तो भाई आज ऑन पेपर बेयर मिनिमम अराउंड 50 का है। ऑन पेपर तो उसकी एज 42 है, लेकिन मेरे को तो पर्सनली लगता है 45 46 का है भाई। अब तो दिखने लगी उम्र। भाई आज तक मोहम्मद नाबी कोई एंगल से अपनी टीम पे बर्डन नहीं है। वो सिर्फ सीनियर कोटा पे नहीं खेल रहा है, या वाइब्स के लिए नहीं खेल रहा है, या तुम हटा नहीं सकते उसके। वो एक्चुअली में एसेट है। वो आज भी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करता है, आज भी क्रंच सिचुएशन में बॉलिंग करता है। और क्रंच भाई बंदे के पास तो कोई दूसरा नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक ही बॉल डालता है। वो एक्चुअली में नथन लाइन टाइप बॉलिंग करता है, वो विकेट्स आज भी लेता है। आज भी बैटिंग में आके ना इंग्लैंड के सामने आके जो उसने डेथ ओवर स्मोक किया है, और उसने ऐसा कई बार किया है। भाई थोड़ा नाभि में बात करें, थोड़ा नाभि में कुछ बोल मेरे को, मैं बताता हूँ भाई, नाभी उनके देखते क्रिकेट हैं। का सबसे सेंटर पीस इसलिए है। एक स्टैट बताता हूँ मैं सिर्फ, जिससे तुमको पता चलेगा कि द राइज एंड राइज ऑफ अफगानिस्तान में मोहम्मद नाबी का क्या रोल है। मोहम्मद नाबी को वहां का ऐसा द प्रेसिडेंट बोला जाता है, वो लोग प्यार से मोहम्मद नाबी को द प्रेसिडेंट बोलते हैं। मोहम्मद नाबी ने अफगानिस्तान ने इन जनरल कुछ 41 डिफरेंट टीम्स को हराया है आज तक, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में कंबाइनली। सिर्फ इंडिया को नहीं हरा पाए वो लोग किसी भी फॉर्मेट में, बाकी उन्होंने हर हर किसी को हराया है। मोहम्मद नबी ने वो हर मैच खेला है जिसमें वो एक यूनिक टीम को हरा रहे थे। मोहम्मद नबी ने वो हर मैच खेला है। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, आज जब तुम अफगानिस्तान प्लेयर, तुमको गुरबाज लगता होगा, तुमको राशिद खान, तुम्हारा नूर अहमद जो भी चल रहा है, जब इनमें से कोई नहीं था, हाँ, आधे लोगों ने शायद बैट को देखा नहीं होगा, तब अरे मोहम्मद, जब राशिद खान नहीं खेलता था ना अफगानिस्तान की टीम में, तब मोहम्मद नबी खेलता था। वो उनको लेके आया था 2015 के वर्ल्ड कप में। भाई तू राशिद खान की अच्छा, बात कर रहा है, भाई राशिद खान की बात कर रहा है। मैं मोहम्मद नाबी इज द अश्वत्थामा ऑफ क्रिकेट। अफगानिस्तान की क्रिकेट का वो अश्वत्थामा है। उसने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने ना युग बदलते हुए देख लिए, और वो की का वही इवॉल्व किया। ये इतनी बड़ी क्वालिटी है ना मोहम्मद नबी के साथ। और आई एम प्रीटी श्योर और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने ना अफगानिस्तान के राइज में एफर्ट डाला है। आज तुम कितनों को जानते हो। और अरे अहमद शहजाद को याद है कि वो जो उनका विकेट विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ, अभी सोचो वो कब का रिटायर हो चुका है, कब उसने खेला होगा लास्ट अपना मैच। और भाई द कितने प्रेसिडेंट टप्पू चढ़ रहा है। लिए देखो कुछ 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 बड़े इनवारी करके उनका फास्ट बॉलर था। भाई तू याद कर, मोहम्मद नाबी इज एक्ट। और तुम सोचो इतना सब होने के बावजूद, जहां हम लोग एम एस धोनी को देखते हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, जहां एम एस धोनी को देखते हैं, क्लियर दिख रहा है कि यार अब वो फन के लिए खेल रहा है, खुद बोल रहा है। और ऑब्वियसली यार 42 की उम्र में तुम कर ही नहीं सकते, एक लिमिट होती है। मोहम्मद नाबी एक ऑलराउंडर है, और उसने अपने कोई भी एस्पेक्ट ऑफ गेम को छोड़ा भी नहीं।
अभी भी उसने लगता है ना मोहम्मद नबी अफगानिस्तान का बेस्ट ऑफ स्पिनर है भाई। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्पिनर कोटा पे खेल सकता है कि मैं ऑफ स्पिनर हूँ। हाँ भाई मैं सबको कह रहा हूँ, मैं हमेशा से बोला हूँ कि भाई मैं नाभि को जान, भाई उस बंदे ने लिटरली वो बाहुबली वाला मीम है ना कि अपने कंधे पे वो पकड़ा हुआ स्टेचू खड़ा किया, दैट इज मोहम्मद नाबी। कि वो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल वाला मीम है कि जब कोई नहीं था तो छोटे छोटे टर्टल्स को लेके जा रहा है, आज वो टर्टल्स बड़े हो गए लेकिन वो बंदा उधर ही है। तो भाई नाभि की बात करूंगा तो गूजबम्स आ जाएंगे मेरे को, लेकिन एक अलग बंदे की बात करना चाहता हूँ भाई, इब्राहिम जडरान द प्रोडिजी की बात। इब्राहिम जडरान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ नॉक खेला है भाई, अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई स्टीव स्मिथ ने ऐसा नॉक खेला, उसको नॉक ऑफ द डेकेड बोला जाता। इतना क्रेजी नॉक मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई। स्टार्टिंग में उसके सामने विकेट्स गिरे, तेज बॉलिंग हो रही है, तुम हल्की टीम से आते हो, तुम्हारे सामने टीम टफ है, उसने कंसोलिडेट किया, समय आने पे उसने स्ट्राइक रोटेट किया और एंड में स्मोक किया भाई, 177 ठोक दिए भाई उसने। वन भाई मेरे को लगता है वो एक सबसे बड़ा कारण है जो आज बटलर रिटायर होके बैठा है। आज हम लोग जो डाउनफॉल ऑफ क्रिकेट, जो डाउनफॉल ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है, और पहले पहले छोटे छोटे बातों में होती थी, इब्राहिम जडरान के स्नॉक ने ना एक्चुअली दरवाजा तोड़ दिया है कि अब सब लोग बात करें उस चीज के ऊपर, तो इब्राहिम जडरान पे बात करते हैं भाई। कंप्लीट भाई बैटर है ब्रो। इब्राहिम जादरान ने बहुत छोटे स्पैन में अपने इतने अच्छे गुण दिखाए हैं भाई उसके बैटिंग के, कि कहीं ना कहीं मेरे को ये लगने लगा है कि भाई इब्राहिम जादरान यहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जो भी उसकी एज है और जितना लंबा वो खेलने वाला है, वो एक बहुत बड़े रन क्लब, जैसे जो बड़े बड़े रन क्लब्स होते हैं भाई, 7,000 रन का ओडीआई रन का क्लब है ये वो जो भी, उसमें वो शामिल हो सकता है। आफ्टर 36 इनिंग्स उसके 1656 रन है, नेट 50 का एवरेज है उसका, ठीक है, नेट 50 का एवरेज है। और भाई ये एक ऐसे बंदे के लिए जो अफगानिस्तान से राइज होके आ रहा है, जहां पे प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई सेटअप नहीं है, वहां पे तुम इतनी बढ़िया तरीके से लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हो, वो टेस्ट हो या वनडे हो जो भी हो, T20 में तो उनके पास कई सारे अलग अलग बैट्समैन हैं। पर भाई उसने अपनी हिटिंग एबिलिटी को भी इवॉल्व किया। हाँ हाँ, ये भी मैंने चेंज होते देखा है कि इब्राहिम जादरान पहले बहुत ज्यादा एक वन डायमेंशनल शे होप टाइप प्लेयर था, कि भाई कैसे वहां वो अच्छे से रोक सकता है, खेल सकता है, इनिंग्स को ड्राइव कर सकता है। लेकिन जो उसकी ये वाली इनिंग थी, उसकी सबसे खास बात ही यही थी कि इब्राहिम जादरान जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी स्ट्राइक रेट कुछ 50-60 को टच कर रही थी, वो खत्म होते होते 100 के भी ऊपर फिनिश हुई है। ठीक है। 120 हाँ मैं इनफैक्ट सटरान की एक और चीज बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग शुभमन गिल की बात कर रहे थे, क्लच परफॉर्मेंस, भाई इब्राहिम सटरान ने, तुम अगर रिसेंट कुछ परफॉर्मेंसेस देखोगे, विंस देखोगे अफगानिस्तान के, उसके सारे क्लच परफॉर्मेंस तुमको इब्राहिम जडरान, पाकिस्तान के सामने जो 2023 का वर्ल्ड कप चेस था उसमें इब्राहिम जडरान ने कुछ 60-70 ऑड मारे थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो, जिसमें ग्लेन मैक्स एकदम पागल हो गया था, उस मैच में सेंचुरी मारी थी इब्राहिम जडरान ने। ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप मैच में सेंचुरी बड़े बड़े लोगों का सपना होता है ब्रो, इब्राहिम जडरान ने मारी। इंग्लैंड के सामने मस्ट विन गेम में 175 उसने इतने रन ठोक भाई, 110 177 ठोक दिए ब्रो, मजाक है क्या? क्रेजी शिट है। लेकिन इसके अलावा मैं एक दो और बंदों के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे को लगता है अजमतुल्लाह उमरजाई बहुत ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, बहुत ब्रेथ टेकिंग है एज एन ऑलराउंडर। भाई बहुत क्रेजी है, तुम फाइफर इंग्लैंड के सामने वो जो मैच था जहां हम लोग बात करते हैं कि ड्यू आ जा रहा है और अफगानिस्तान इज ऑल अबाउट देयर स्पिनर्स, उस बंदे ने आके रेगुलर इंटरवल्स में अच्छे से विकेट्स निकाली। फाइफर ये प्रॉपर फास्ट बॉलर की प्लेस पे बॉलिंग कर रहा है वो कोई ऐसे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह नहीं खेल रहा वो। अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर खेल रहा है, फजल हक फारूकी, खत्म, कोई है ही मैं नहीं। अभी भी अफगानिस्तान की तीसरा टर्न भी नहीं इम्प्रूवमेंट के लिए यही चाहता हूँ कि या तो जैसे मुजीब खेलता था पावर प्ले में डालने के लिए वो खेले, या फिर गुलबुद्दीन नईब की जगह एक बैट्स बॉलर खेले जो प्रॉपर फास्ट बॉलर हो। तब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि गुलबदी बैलेंस थोड़ा सा। गुलबदीन गुलबुद्दीन तो भाई अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कैरेक्टर है गुलबुद्दीन नईब, अगर क्योंकि वो 2023 का वर्ल्ड कप याद हो तो। आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई भाई अपने वो 19 के वर्ल्ड कप में नंबर 3-4 पे खेलता था यार उनके लिए, हाँ उसकी बैटिंग बहुत अच्छी, उसको बहुत नीचे बैटिंग मिल रही है। मेरे को लगता है ठीक है यार, उसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं अपने बात करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट के डाउनफॉल पे भाई। अब तो अपने बहुत टाइम से बोल रहे हैं, तब तो मुझे अच्छा लग रहा है, लोग ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि इनका हुआ थोड़ा फट गया है। जब से वाइन मॉर्गन को छोड़ के गया है, इनका विन परसेंटेज ओडीआईस में 36% है ब्रो। जबकि ये लोग है ना आयरलैंड, नेदरलैंड, ऐसी टीमों के साथ खेलते हैं रेगुलरली, ठीक है, और T20 में सिर्फ 50% है। अब भाई मैंने रिसेंटली काफी कुछ बताया था, तेरे हिसाब से मॉर्गन एरा और बटलर के एरा में क्या फर्क है, या करंट एरा में क्या फर्क था?
भाई कहीं ना कहीं ना मेरे को ये लग रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम है वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है कि भाई 50 ओवर फॉर्मेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ 20 ओवर गेम, वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर रही है। उनके खुद के वाइट बॉल लेजेंड केविन पीटरसन ने ये चीज बोली कि भाई जो ये लोग एक एक्सटेंशन समझ रहे हैं ना वनडे को T20 क्रिकेट का, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं नासिर हुसैन का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें नासिर हुसैन बोल रहा है कि इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी ये है कि वेन एवर यू आर इन ट्रबल गो हार्डर, बट कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा बैकफायर कर रही है दैट दे शुड गो स्मार्टर। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे उसने बताया कि 30 पे 3 विकेट थी, वहां से बांग्लादेश ने इतने अच्छे रन्स बनाए थे इंडिया के सामने, और वहीं इंग्लैंड की 30 पे 3 विकेट थी, वहां पे भी गो हार्डर 70 पे 5 हो गए, उसके बाद रन ही नहीं बने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो टीम है वो एक्सप्लोड होने की जगह इम्प्लोड हो जा रही है, जो उनकी खुद की सिचुएशन है उसकी वजह से, या जो उनका खेलने का तरीका है। और ये जो खेलने का और तरीका है सिर्फ बैटिंग में नहीं है, इनके सिलेक्शन में भी दिखता है। भाई अपसर्ड सिलेक्शन अक्रॉस द फॉर्मेट्स करते हैं, अक्रॉस द फॉर्मेट्स अपसर्ड। इंडिया में टेस्ट खेलने आ गए थे, रैंडम स्पिनर्स को ले आए थे। तुम पाकिस्तान में चले गए, तुम पता नहीं क्या सोच के गए। हैरी ब्रूक का हुआ, क्लियरली हट चुका है। जहां लोग उसको नेक्स्ट 4 की बात कर रहे थे तुम पहले श्रेयस अय्यर को तो बीट करो मेरे भाई। कभी तुमको पता नहीं बेन डकेट उसकी बातें सुन ले, परफॉर्मेंस देख ले। भाई अपसर्ड आज के टाइम में जेमी स्मिथ नंबर 3 पे खेल रहा है, उनकी बॉलिंग प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। भाई तूने बहुत काउंटी क्रिकेट देखा है, फॉलो किया है, क्या उनके पास प्लेयर ही नहीं है? भाई ये है। जैसा जब जब हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे, हम दोनों ने बात की कि भाई जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, तुम जेमी ओवर्टन को क्यों खिला रहे हो? वहां पे तुमको उस नंबर पे कौन सी बहुत ज्यादा बैटिंग की जरूरत है? तुम गस चलो बैटिंग चाहिए भी तुमको, तुम गस एटकिंसन को खिला लेते। ठीक है, तुम्हारे पास अलग अलग इतने सारे बॉलर्स हैं, जो जैसे टेस्ट में एक आध जो इनके पेसर्स है वो सब, तुम उनको क्यों नहीं लेके आ रहे हो? यहाँ पे जो यंग लैड्स हैं उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हो? मुझे जो भी इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इनका जो सिलेक्शन है ना वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो इनका प्ले स्टाइल है, सिलेक्शन है, वो T20 के लिए फिर भी ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये लोग पिछले T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन वनडे कोई के लिए लीडर टीम को तो नहीं हराया था। एक मिनट, उसमें भी किसी भी टीम को नहीं हराया था उन्होंने। वनडेज में तो ये जो भाई इनका खेल है वो इतना ज्यादा खराब है कि कहीं ना कहीं वनडेज में हम क्या देख रहे हैं कि वही 4-5 टीम है, उसमें से 4 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा रही है। यहाँ पे भी वही 4 हैं जो सेमीफाइनल में जा रही हैं। तो कहीं ना इनका ये जो क्रिकेट है ये ओवरऑल क्रिकेट को भी हार्म पहुंचा रहा है, जो इनका खराब मैं परफॉर्मेंस है। मैं देखो है ना, मॉर्गन एरा से जस्ट कंपेयर करके बता देता हूँ। जब मॉर्गन एक आइडिया सोचा कि हम लोग हार्डर जाएंगे, अग्रेसिव जाएंगे, उसने रूट जैसा बंदा रखा, उसने डेविड मलान जैसा बंदा T20s में रखा। लेकिन उसके पास बंदे कौन थे? एलेक्स हेल्स था, जॉनी वेरेस्टो था, जेसन रॉय था, है ना, जो रूट खुद, मॉर्गन खुद, बेन स्टोक्स। भाई तो जो आइडिया है उस लेवल का असला तो रखो। तुम्हारे पास कौन है? हैरी ब्रूक? क्या चल रहा है ब्रो? लिविंगस्टोन, तुम लिविंगस्टोन को एक पांचवा बॉलर की तरह सोच कैसे सकते हो? उसकी बॉलिंग अटैक में लियाम प्लंकेट, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, बेन स्टोक्स। तुम्हारा बॉलिंग अटैक क्या है ब्रो? जेमी ओवर्टन। लाइक क्या चल रहा है? तुम्हारा अगर आइडिया है तो उस लेवल के बंदे तो लाओ। और मैं मान ही नहीं सकता कि इतना बड़ा तुम्हारा सेटअप और तुम्हारे पास बंदे नहीं है। भाई फिल सॉल्ट जैसे आईपीएल में खेल रहा था वैसे वो वनडे खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या चल रहा है ब्रो? मेरे को इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोचिंग और जो कैप्टन है उसका माइंडसेट में शिफ्ट की जरूरत है। कि एक होता है कि यू आर गोइंग हार्डर, एक हो रहा है तुम बेवकूफी कर रहे हो कि तुम, वही तो। एक तुमको अरे यार, बैलेंस जो स्ट्राइक। उनका लेजेंड है नासिर हुसैन, वो बोल रहा है कि दे शुड प्ले स्मार्टर रादर देन गोइंग हार्डर। ठीक है। और ये वो बंदा है जो है ना ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करता इंग्लैंड टीम को। मैंने देखा हाँ, है, ये लोग इन जनरल, ये लोग दुनिया भर को करेंगे, इंग्लैंड को नहीं करेंगे। जबकि भाई 2019 से वर्ल्ड वनडे लेवल पे इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं जीता, कुछ भी नहीं अगर वो 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी हटा दे तो इन्होंने व्हाइट बॉल में इन जनरल कुछ नहीं जीता। अच्छा, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हुए सिंपल सी बात है कि इनको टोटली रिवैम्प करने की जरूरत है अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाके, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन इन लोग के पास इधर शॉर्ट ऑफ आइडियाज है। मेरे को लग रहा है कि ये लोग पागल हो रहे हैं इस चीज से। ठीक है बारो, मेरे हिसाब से मोटा मोटी अपने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। मैं चाहता हूँ कि लास्ट मतलब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो इनने बैटिंग पे इतना फोकस किया, इनकी बैटिंग तो चल ही नहीं रही है, उसके बाद इनकी बॉलिंग भी एकदम वीक हो चुकी है। एब्सोल्यूट पैथेटिक है ब्रो। ये लोग ने एक्चुअली में, ये लोग ने एक जगह बोला था जहां ये लोग का ये प्लान था कि हम लोग सामने वाली टीम को आउट बैट करेंगे। भाई वो पॉसिबल ही नहीं है क्रिकेट में।
डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं। कभी-कभी सच तुम लोग आउट ऑफ फॉर्म हो, तुम आउट भाई बॉलर के लिए क्या 1 बॉल गंदी, 2 बॉल गंदी, तीसरी चौथी बॉल से वापस से रिदम पकड़ लेगा। बैट्समैन एक गंदा शॉट खेला, गया, तू घर पे बैठेगा, तू बैठा रहेगा, तेरे को वापस चांस नहीं मिल रहा। लेकिन ठीक है ब्रो, मैं चाहता हूँ तू ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के थोड़े स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बता दे। मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में बता दूंगा। इंडिया पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। 3 खत्म करके ये वीडियो अपने यहाँ एंड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को अभी भी ये लगता है कि बैटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग में कोई भी मेजर प्लेयर ऐसा नहीं है जो खो दिया हो। ठीक है, खाली मिच मार्श की कमी ऑस्ट्रेलिया को खल रही है, जो कि मैथ्यू शॉट कहीं ना कहीं पूरा कर ही रहा है। जैसी विकेट है, जैसा सब है, अभी के लिए मैथ्यू शॉट का जो प्लेइंग स्टाइल है वो सूट कर जाएगा। हेड स्मिथ, मैक्सवेल, लबुशेन, कैरी सब कुछ सेम ही है, उनकी बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की दिक्कत उनकी फास्ट बॉलिंग है, जो उनकी इनएक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलिंग है। ठीक है, पर जैसी कंडीशंस और जैसी सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि इंडिया के सामने उनको दुबई में खेलना है, मुझे नहीं लगता उनकी फास्ट बॉलिंग का इनएक्सपीरियंस इतना ज्यादा हैम्पर करेगा उनको। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेन डोरेटियस और स्पेंसर जॉनसन के पास काफी ज्यादा टी20 एक्सपीरियंस है, तो वो लोग डेथ ओवर्स में संभाल ही लेंगे चीजों को। नथान एलिस स्पेशली बहुत हाँ, नथान एलिस है, वो मैं बहुत अच्छी मैं बॉलिंग करता है। मैं न्यूजीलैंड पे बात करता हूँ। अभी तक जितना भी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, इंडिया को हटा के मेरे को लगता है सबसे वेल राउंडेड कंप्लीट टीम अगर कोई है तो न्यूजीलैंड है। मेरे हिसाब से उनको शायद एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन शायद कॉनवॉय और रचिन रविंद्र का ओपनिंग पार्टनरशिप लाना चाहिए, कि वो दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनके 11 में प्लेथर ऑफ बॉलर्स है, सबके सब स्पिन डाल लेते हैं। अमेजिंग फील्डिंग टीम है। मैट हेनरी पेस को भी अच्छा लीड कर ले रहा है। कहीं ना कहीं खाली एक पेस ही इशू है, बाकी स्ट्रेंथ में बोलूंगा बहुत डाइवर्स टीम है और काफी डीप है। तू साउथ अफ्रीका पे बात करना चाहे तो। मैं साउथ अफ्रीका को ये कहना चाहूंगा कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी तक मेरे को कोई ऐसा मेजर फ्लॉ देखने को नहीं मिला है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग अभी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में मार्को येंसन के साथ, मार्को येंसन तो उनका एडेड थर्ड पेसर है अभी भी। उनके फर्स्ट और सेकंड पेसर अभी भी रबाड़ा और लुंगी एंगीडी है। ठीक है, उसके बाद जो विलियम मुल्डर की जो बॉलिंग है वो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रही है विथ हिज फील्डिंग एंड बैटिंग। तो यशो महाराज। साउथ केशव महाराज और एडन मार्करम की जो स्पिन बॉलिंग है वो ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं केशव महाराज पे बहुत ज्यादा रिलायंस दिख रहा है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उसके सिवा मेरे को साउथ अफ्रीका की पूरी टीम में कोई दिक्कत नहीं नजर आती है, सब कुछ एकदम सही है। मिडल ऑर्डर में तुम्हारे पास जीनियस है, मार्क सॉरी हेनरी हेनरी क्लासन क्लासन। और मिलर का। टॉप में तुम्हारे पास है ही मार्करम और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं वो संभालने के लिए, तो आई डोंट थिंक दे हैव एनी इश्यूज। तो भाइयों थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा। आज एक बहुत टाइम बाद हम लोग एक लंबा वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है।